हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का इतिहास, जो कि अध्याय नंबर 2 बात कर रहे थे नए राजा और उनके राज्य, है ना बच्चों। तो हम लोग एक भाग इसका कर चुके हैं, ये सेकेंड भाग है। फर्स्ट भाग नहीं देखेंगे तो कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो वीडियो को टक टक लगा के अंत तक देखना है। तो मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ताकि आपको पूरी क्लास मिल सके। तो बच्चों बात करें, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, कल हम लोग ये सारा कुछ कर चुके थे, है ना। याद रखिएगा, इस नेक्स्ट जो भाग 1 है उसमें हम लोग ये सारा कुछ कर चुके थे। अभी बात करेंगे हम लोग, देखिए अभी बात करेंगे यहाँ पे, हाँ जी हाँ, चोल राजा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बच्चों? तो चोल राजा के बारे में बात करेंगे। कल यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो बात करेंगे अभी चोल राजा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो उससे पहले आप अगर हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बच्चों बात करते हैं चोल के बारे में। कावेरी डेल्टा, कौन सा? कावेरी डेल्टा में मुठरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। किसकी? मुखिया परिवार की सत्ता थी, याद रखिएगा। ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। कौन? तो कांचीपुरम जो वहाँ के पल्लव राजा था, वहाँ के महंत था, याद रखिएगा। उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया मुखिया परिवार के विद्यालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। कौन हराया था? तो मुरियार, याद रखिएगा। ठीक है, और कब्जा कर लिया था। मुरियार को मुरियार को हरा दिया था। मुठियार को कौन हराया था बच्चों? तो विजलियाल। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि चोल वंश हरा दिया था। बात करें, उन्हें वहां तंजावुर शहर के निभुस सुदीनी देवा का मंदिर बनाया गया। आगे बात करते हैं, देखिए दक्षिण और उत्तर के दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव। कौन? तो पांड्यन और पल्लव के इलाके में राज का हिस्सा बना लिया गया। बात करें राजस्व प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया, यानी फैलाव किया। बात करें राजा के पुत्र रविंद्रनाथ ने, कौन? तो रविंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा, याद रखिएगा, और तो और अरयूर से तंजावुर तक फैलाया। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, यह है भय मंदिर और कास्त्य मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे। उधर अगर कंप्लीट है तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे दोस्तों के साथ शेयर, और तो और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो जरूर करना है। किसमें बात करेंगे? तो अभी भय मंदिर और मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे, दिखाएंगे अभी तस्वीर, देखिए ये सारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अभी। तो राज और राज राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगेकोट चोलपुरम के बड़ी मंदिर, कौन से बड़ी मंदिर, स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। बात करें चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। बात करें, ये शिल्प उत्पादों के केंद्र था। किसका? तो शिल्प उत्पादन का केंद्र था। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी था। जो ये मंदिर था वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक यानी पैसा का, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी था। याद रखिएगा, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गई थी। बात करें इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए कम काम करते रहे। बात करें पुरोहित के बारे में, पुरोहित मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि दूसरे
शब्द में मंदिर के केवल पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। बात करें मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम किया। बात करें चोल कांस्य कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। ठीक है, गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई के बारे में, खेती बाड़ी और पानी पटाने के बारे में, सिंचाई के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, चोलों की कई उपलब्धियों की इबारत कृषि क्षेत्र के विकास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो कावेरी नदी, कौन सी नदी? कावेरी नदी कई छोटे चैनलों में बटी हुई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। ये नहरें अक्सर अपने तट पर उपजाऊ मिट्टी बिछाते हुए ओवरफ्लो हो जाती है। बात करें नहरों का पानी चावल उत्पादन सहित कृषि के लिए आवश्यक नमी की उत्पादन प्रदान करता है। बात करें नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? बात करते हैं तदपि कृषि पहले तमिलनाडु के अन्य भागों में विकसित हुई थी। यह केवल 5वीं या 6वीं शताब्दी में था। बात करें कि इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खेती के लिए खोल दिया गया था। कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई की थी और अन्य क्षेत्रों में भूमि को साफ करके कार्य किया गया। किसके लिए? खेती के लिए। अब बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुएं खोदे गए, अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया, यानी कि तालाब का निर्माण किया गया, डैम बनवाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। किसका? साम्राज्य का प्रशासन के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो कंप्लीट है तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। आगे बात करते हैं अच्छे और मजबूत प्रशासन का। एक मजबूत और प्रशासनशील राज्य के विकास की नींव रखी गई। चोल शासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। तो बात करते हैं चोल शासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, याद रखिएगा बच्चों। बात करते हैं नंबर 1, खेती और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण उर के नाम से जाने जाने वाले किसानों को सदस्य और बस्तियां समृद्ध हो गई थी। बात करें पॉइंट नंबर 2, गांव के समूहों को नाडु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। गांव में नाडु और परिषद के न्याय प्रदान करने और कारों के संग्रह जैसे विभिन्न कार्य किए। आगे बात करें वे कौन, तो वे बात करते हैं वेल लाला जाति के धनी किसान शक्तिशाली हो गए और नाडु के मामलों पर उनका नियंत्रण हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, बात करेंगे लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, है ना। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो कुछ कुछ धनी जमींदारों ने राजाओं से उपाधियों प्राप्त करी, जैसे कि अरेयर, जैसे कि अरेयर उपाधि का नाम है अरेयर, और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। पॉइंट नंबर 2 बात करें, किसमें बात करें? तो चोल वंश में बात कर रहे हैं अभी। पॉइंट नंबर 2 बात करें तो चूंकि ब्राह्मणों को राजा से बृहद के रूप में जाना जाने वाला भूमि अनुदान प्राप्त हुआ और इसलिए कावेरी घाटी में बड़े ब्राह्मणों की बस्ती का उदय भी हुआ, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक भूमि अनुदान का प्रबंधन ब्राह्मण जमींदारों की सभा और या सभा द्वारा कुशलता पूर्वक किया जाता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बात करें तो व्यापारियों का संघ, जिसे नगर्म के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी कस्बों में प्रशासनिक कार्य करता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले के कई शिलालेख इस बात के मूल्यवान स्रोत साबित हुए हैं कि की सभा ने अपने कार्य की निर्वहन कैसे किया है।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट बात करें, विभिन्न समिति का गठन किया गया जो सिंचाई के कार्य और बेगोरी बेगोरों के रख रखाव आदि की देख रेख करती थी। दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमें फॉलो जरूर करें। दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।